जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, ताकि जो कैंडिडेट यहां पर फॉर्म भरने में प्रॉब्लम फेस करे उनको उनका आंसर मिल सके और वो अपना फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन करेंगे, जानने को मिलेगा कि 1200 पोस्ट पर ये भर्ती निकाली गई है। फॉर्म आप लोग इसके सिर्फ 21 मई 2026 तक ये भर सकते हैं, उसके बाद में लिंक डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर लास्ट डेट बढ़ जाती है तो अच्छी बात है, बट अभी के लिए आपकी लास्ट डेट 21 मई 2026 है। इसमें सिंपल 10वीं पास से आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 40 साल के बीच रखी गई है और फीस जनरल के लिए 560, SC ST OBC के लिए 310 है। गाइज सभी कैंडिडेट के पास MP रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, चाहे आप MP के हैं या फिर किसी अन्य स्टेट के। आपको मध्य प्रदेश के किसी भी जिले के रोजगार कार्यालय के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। उसकी आवश्यकता आपको आगे फॉर्म भरते समय पड़ने वाली है और ये आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर वीडियोस मिल जाएगी इस संबंध में। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इसके बारे में वीडियो बनाऊं स्पेशल, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता देना। मैंने अभी 3 साल पहले बनाई थी, उसके बाद में काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि नया वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट के माध्यम से बोल देना। अब आप अगर इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, जहाँ से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको क्या करना है, आप देखेंगे इसमें आपको आपकी वैकेंसी देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर ये जो आवेदन पत्र के सामने पेपर का आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर यहाँ पर टिक करेंगे और आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन गाइज यहाँ पर आपसे सामान्य पंजीकरण क्रमांक मांगे और डेट ऑफ बर्थ मांगी है। ये उनके लिए जिनका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो रखा है, उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। वो यहाँ पर डायरेक्टली अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक डालेंगे, जो कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मिलता है, और अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और ये कैप्चा कोड डाल करके सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इसके ऊपर कोई फॉर्म नहीं भरा, तो आप कैसे भरेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। बट उसके पहले थोड़ी सी बात उनके लिए कर लेते हैं जो कि यहाँ पर पहले से रजिस्टर्ड है बट अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक खो चुके हैं। तो उसको कैसे रिकवर करेंगे वो आप जान लीजिए। आपको अगेन यहाँ पर इस वेबसाइट के होम पेज पर आना है और यहाँ पर आ जाने के बाद में आप यहाँ पर इसमें उम्मीदवार प्रोफाइलिंग के सेक्शन पर आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड का ऑप्शन है। आवेदक का प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक प्राप्ति, यानी कि जो आपका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलता है, अगर वो भूल चुके हैं तो आप उसके ऊपर क्लिक करना। फिर यहाँ पर आपको आपका नंबर डालना है जो आपने रजिस्टर किया था। फिर ये कैप्चा कोड डाल करके आगे बढ़े इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइस OTP वेरिफिकेशन होगा। OTP वेरिफिकेशन के बाद में आपको आपका प्रोफाइल रजिस्टर नंबर सेंड कर दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। बट गाइस जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म नहीं भरा, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से पेपर के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे अप्लाई के सामने और फिर यहाँ पर टिक करेंगे, आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आ जाने के बाद में अब आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा कि आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल ID है। अब क्योंकि आपने इसमें नया रजिस्ट्रेशन चुना है तो आपके पास ये होगी नहीं, इसलिए आप यहाँ पर नहीं कर दीजिए। नहीं करने के बाद में आपको यहाँ पर इसमें आपका नंबर डालना है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। ईमेल आईडी नहीं भी है तो आप इसके बिना भी आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद ये कैप्चा कोड डालेंगे, जो भी कैप्चा कोड आपके सामने आए, और उसके बाद OTP प्राप्त करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा। जैसे आप OTP डाल करके आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण आ जाएगा, जिसमें कि गाइज आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी होगी जब इस पर OTR किया था या फिर आपका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन किया था, तो आपको यहाँ पर ये जानकारी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको इनमें से कोई जानकारी एडिट करनी है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो भी आपके सामने यही वाला इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपको आवेदक का नाम लिखना है। ये नाम आप आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और जो आपका आधार कार्ड है उसके अकॉर्डिंग फिल करिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आवेदक का उपनाम, तो आपको यहाँ पर अगर आपका उपनाम न हो तो आपको NA लिखना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर पति या पिता का नाम लिखेंगे।
करेंगे और फिर यहाँ पर गाइज आपको माता का नाम लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर जन्म तिथि आपको देनी होगी। जन्म तिथि आपको 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। फिर पूछे कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है। अगर आप मूल निवासी है तो आप हाँ करेंगे, अगर आप मूल निवासी नहीं है तो आप नहीं करेंगे। उसके बाद आपका जो भी जेंडर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आएगी आपकी कास्ट कैटेगरी। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल, SC, ST या फिर OBC जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर देना। अगर आपकी कैटेगरी SC है तो भी आप इसको इस तरह से टिक कर सकते हैं। अगर आप जनरल है तो आप जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक सवाल है कि क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर EWS श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगर आप आते हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं आते हैं तो आप नहीं करेंगे। फिर है उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर। तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। वही वाली क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना जो कि आपकी कंप्लीट हो। जो अभी आप कर रहे हो वो आप सिलेक्ट ना करना। उसके बाद में आपसे पूछा निवास का क्षेत्र, ग्रामीण या फिर शहरी, जो भी है वो आप टिक कर देना। फिर आएगा दिव्यांगता का विवरण। तो यहाँ पर बोला कि क्या आवेदक निःशक्तजन दिव्यांग है, न्यूनतम 40% या फिर उससे ज़्यादा। अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो आप नहीं करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आप देखेंगे वैवाहिक विवरण। इसमें आपसे पूछा है कि क्या आप विवाहित है, यानी कि क्या आप मैरिड है। अगर आप मैरिड है तो आप हाँ करेंगे और हाँ करने पर आपको यहाँ पर विवाह की तिथि भी बतानी होगी। इसी के साथ गाइज यहाँ पर जीवित बच्चों की संख्या आपको बतानी होगी और साथ ही अंतिम बच्चे जुड़वा थे या फिर नहीं उसकी जानकारी भी आपको देनी होगी। बट अगर आप अनमैरिड है तो आप यहाँ पर नहीं कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आता है पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसकी जानकारी आप यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आपकी जानकारी पहले से फिल है तो आप इसको यहाँ पर एडिट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। जहाँ पर मकान नंबर या फिर गली, मोहल्ला, गाँव का नाम, उसके बाद में क्षेत्र, कॉलोनी, शहर, तहसील, या उसके बाद में आपका राज्य सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका जिला और उसके बाद में आपका पिन कोड, ये सब जानकारी आप यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे नीचे संलग्न दस्तावेज। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान हो सकती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी हो सकता है, जैसे कि जलने का, कटने का या फिर बर्थ मार्क। बट आपको मैं सजेस्ट करूंगा वही निशान के बारे में बताइए जो कि प्राइवेट जगह पर ना हो और पब्लिक जगह पर हो, जिसको आप दिखा भी सके टाइम आने पर। तो आप यहाँ पर उस निशान के बारे में लिख देंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई ऐसा निशान नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। उसके बाद आता है परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र। कौन सी ID से आप अपना वेरिफिकेशन करना चाहेंगे वो ID आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया हुआ है और उसके बाद में आप यहाँ पर पहचान पत्र क्रमांक और फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर एक लाइन है, डू यू वांट टू एडिट चेंज योर डॉक्यूमेंट्स। ये जो ऑप्शन है ये उनके सामने आएगा जो कि अपनी जो प्रोफाइल डिटेल है उसको एडिट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय फॉर्म भर रहे हैं तो आपके सामने भी सेम इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बट आपके सामने ये वाली लाइन नहीं आएगी। आप यहाँ पर डायरेक्टली घोषणा पत्र के ऊपर टिक करेंगे और उसके बाद में पंजीकरण करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। बट क्योंकि आप तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और आपको आपका जो फोटो है या फिर जो अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एडिट करना है तो आप यहाँ पर हाँ कर दीजिएगा और उसके बाद में पंजीकरण संशोधित करें इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने हैं और इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही आपको आपका यहाँ पर लाइव फोटो क्लिक करना है। और गाइज यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से ऑप्शन आएगा, फोटो कैप्चर, गेट फोटो, जनरेट QR। अगर आप मोबाइल से फॉर्म को भर रहे हैं तो आप जनरेट QR कोड के ऊपर क्लिक करके QR कोड के माध्यम से अपने मोबाइल से फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर फोटो कैप्चर कर लेता हूँ। फोटो कैप्चर करने के बाद में इस तरह से आपके सामने आपका फोटो आ जाएगा। और गाइज मैं आपको फिर से यहाँ पर रिमाइंड कराना चाहूँगा कि अगर आप फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं तो आप यहाँ पर लाइव फोटो अपलोड करने के लिए ये जो जनरेट QR है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने QR कोड आएगा जिसको स्कैन करके आप आपका जो फोटो है वो अपने मोबाइल से अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए आपने यहाँ पर अपना फोटो क्लिक कर लिया, फिर आप यहाँ पर जो फोटो की लाइन लिखी है इसके ऊपर टिक कर देना। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे सिग्नेचर। तो आपको यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और जो आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो सिलेक्ट कर लेनी है। सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट करने के बाद में आपको इस तरह से उसको क्रॉप कर लेना है और जितने जगह पर आपका सिग्नेचर है बस उसको ही रखना है और फिर यहाँ पर इस राइट के निशान पर क्लिक करना है। आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप सिग्नेचर के जो नीचे जो लाइन लिखी है वो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। इसके बाद है हैंड रिटन टेक्स्ट। उसमें आपको जो लिखना है वो यहाँ पर आपके सामने है। ये जो लाइन लिखी गई है मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त
जानकारी, आपको एक ब्लैंक पेपर यानी कि कोरा कागज़ लेना है और उसमें ये जो लाइन है, चाहे आप इंग्लिश के अंदर लिखे या फिर हिंदी के अंदर लिखे, कोई एक लैंग्वेज में लिखना ही अनिवार्य है। दोनों में लिखना चाहिए तो आपकी मर्जी है। आपको अपने हैंड से रिटर्न करनी है बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि यहाँ पर लाइन लिखी गई है, और फिर उस इमेज को स्कैन करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है ब्राउज के ऊपर क्लिक करके। जैसे ही आप यहाँ पर आपकी हैंड रिटन टेक्स्ट की जो फाइल है वो सिलेक्ट कर लेंगे, इमेज सेलेक्ट कर लेंगे तो इस तरह से आएगा। अब आपको यहाँ पर राइट के आइकन पर क्लिक करना है और इस तरह से आपका जो ये हस्तलिखित टेक्स्ट है वो आ जाएगा। अब आप यहाँ पर टिक कर देना। इसको टिक करने के बाद में आप अपलोड फोटो सिग्नेचर हैंड रिटन टेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका लाइव फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड हो जाए तो आप यहाँ पर नीचे बाकी के डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। और अगर आपको फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड करने में इशू आ रहा है तो गाइज मे बी आप सही से जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जा रहे हो फॉलो न कर रहे हो, आपकी फोटो क्वालिटी अच्छी ना हो हैंड रिटन टेक्स्ट की या फिर सिग्नेचर की, या फिर जो आपका लाइव फोटो है वो जो इंस्ट्रक्शंस आपको बताए हैं वो इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करके आप उसको नहीं ले रहे हो, कैप्चर कर रहे हो, तो इस वजह से ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक बहुत ही अच्छे से सावधानी से अपना यहाँ पर फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड करना है। इसके बाद आप देखेंगे जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु अंक सूची, जिसमें कि आप 8वीं 10वीं या 12वीं की अपलोड कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट जेपीजी का रखा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास 10वीं की सर्टिफिकेट है जिसमें कि आपका जन्मतिथि मेंशन है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देना। और अगर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप SC ST OBC है तो आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। ये ऑप्शन उन्हीं के सामने एक्टिव होगा जो कि SC ST OBC है। उसके बाद गाइज जैसे ये सभी चीज़ें आप कंप्लीट कर ले तो आप सबमिट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज अगेन आप यहाँ पर जहाँ से आपने अप्लाई करना स्टार्ट किया था इसके होम पेज पर आएंगे। अगर आप यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे तो अगेन जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है इसको ओपन करके इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कर लेना। और यहाँ पर अगेन इस वैकेंसी के सामने आप पेपर का जो आइकन है ये वाला, इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे और आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब क्योंकि आपका जो प्रोफाइल दर्शन है वो हो चुका है तो आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक मिल चुका है, तो जो भी अभी आपको मिला है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर डेट ऑफ बर्थ डालिए जो भी आपने यहाँ पर भरी है दर्शन करते समय, ये कैप्चा कोड डालिए और सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद गाइज आपने जो भी इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पर भरी है प्रोफाइल दर्शन करते समय वो सभी इन्फॉर्मेशन आपके सामने होगी। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि यार कोई जानकारी गलत हो गई है, कोई स्पेलिंग गलत हो गई है, तो आप एडिट प्रोफाइल दर्शन इसके ऊपर क्लिक करके उस जानकारी को अभी भी सही कर सकते हैं। एंड अगर आपको लग रहा है कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको इसमें 31 पॉइंट देखने को मिलेगा, जिसमें कि पूछा कि आवेदक अपनी पात्रता के अनुसार उपयुक्त संवर्ग का चयन करे। जैसे कि अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर इनमें से आपकी कोई कैटेगरी है तो आप उसको टिक कर देंगे। अगर नहीं है इनमें से कोई भी आपकी कैटेगरी तो आप बिना वर्ग इसके ऊपर क्लिक कर देना। फिर मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी अन्य जानकारी। अब आपको ये सवाल पढ़ने हैं और इन सवालों में जो आपके ऊपर चीज़ लागू है उसमें हाँ करना है, जो चीज़ लागू नहीं है उसमें आपको नहीं करना है। जैसे कि एक सवाल आता है कि क्या आप शासकीय विभागों, मंडलों, निगमों, स्वायत्त शासी निकायों होमगार्ड है? अगर है तो हाँ कर दे, नहीं है तो नहीं कर देना। इसी प्रकार से अगला सवाल है, क्या आप 1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं? अगर ऐसे है तो हाँ, नहीं तो आप नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार से आपको सवालों को पढ़ना है और इनमें हाँ नहीं करके आंसर कर देना है। एक और सवाल आता है 40, जिसमें कि क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी है? अगर है तो हाँ, नहीं तो आपको नहीं करना है। फिर 41 सवाल है कि जो यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए गए कि क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्त किए गए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित है। जैसे कि हाल के भारत पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों को, निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी। तो अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है तो आप हाँ करके उसमें बता सकते हैं कि मैं इस कैटेगरी में आता हूँ। अगर आप नहीं करते इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग या फिर आपका इन कैटेगरी से कोई भी लेना देना नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेशर और सिंपल कैंडिडेट है, तो आप इसमें नहीं कर देना। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे 42, इसमें आता है कि अस्पताल सहायक की वैकेंसी है और कम से कम हाई स्कूल की योग्यता आपसे मांगी गई है, तो आप इसमें हाँ कर दे कि हाँ मेरे पास न्यूनतम अर्हता जो चाहिए 10वीं वो मैं रखता हूँ। इसके बाद 43 पॉइंट आता है मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन। अब ये होना अनिवार्य है, चाहे आप MP के कैंडिडेट हैं या फिर किसी अन्य स्टेट के। तो इसके संबंध में गाइज अगर आप, मैं फिर से कहना चाहूँगा, वैसे तो मैंने जो लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ पर मैंने रोजगार पोर्टल के ऊपर कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है उसकी वीडियो डाल रखी है। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं एक लेटेस्ट वीडियो बनाऊँ नए अपडेट के साथ में, जो अभी का इंटरफेस है उसके साथ में, तो आप कमेंट के माध्यम से बताना कि सर हमें MP रोजगार कार्यालय के ऊपर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है पोर्टल के ऊपर, तो उसकी वीडियो बना दीजिए। मैं आपके अगर कमेंट
कमेंट, कम से कम 40-50 कमेंट भी आ गए इस संबंध में तो आपके लिए वीडियो बना दूंगा। एंड गाइज जो कैंडिडेट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उनको जो पंजीकरण क्रमांक मिलेगा वो यहाँ पर डालना है, और किस डेट में आपने जो पंजीकरण है वो कराया है वो डेट भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आप यहाँ पर जो जिला है, किस जिले के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो जिला भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, और इसमें ऊपर वाले सवाल में हाँ जरूर कर देना। उसके बाद 44 सवाल आता है कि जो क्वालिफिकेशन मांगी है अप्लाई करने के लिए इस पोस्ट पर, क्या वो आपके पास है, तो आप इसमें भी हाँ कर देना। उसके बाद क्या आपके पास समग्र आईडी क्रमांक है, अगर है तो आप हाँ कर देंगे, और हाँ करने के बाद जो आवेदक का समग्र क्रमांक है वो डाल देना, नहीं है तो आप नहीं कर देंगे। अगर आप इसमें ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं लेना चाहते तो आप गूगल के ऊपर जाइए और सर्च कीजिए कि समग्र आईडी कैसे बनाते हैं, आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएगी, वो देख करके अपना समग्र आईडी बना लीजिए और वो यहाँ पर डाल दीजिए। अगर नहीं भी है आपके पास समग्र आईडी तो कोई भी इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आता है 48 एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस। तो पहली चॉइस आप किस सिटी को देना चाहते हो आप सिलेक्ट कर लेंगे, सेकंड किसको देनी है, थर्ड किसको देनी है, उसके बाद में फोर्थ किसको देनी है, उसके बाद ये जो अगली प्रेफरेंस है वो किसको देनी है वो आपको बताना है। फिर नेक्स्ट प्रेफरेंस, उसके बाद में आप यहाँ पर फिर से अगली प्रेफरेंस किसे देना चाहते हैं, फिर किसे देना चाहते हैं, इसी प्रकार से फिर कौन सी डिस्ट्रिक्ट को, फिर किस डिस्ट्रिक्ट को और फिर किस डिस्ट्रिक्ट को। इस तरह से आपको यहाँ पर ये सभी प्रेफरेंसेस दे देनी है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। इसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं। बेसिकली आपको यहाँ पर 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इसका फॉर्मेट जेपीजी का, और उसकी जो विथ यानी कि जो उसकी चौड़ाई है वो 700 से 800 पिक्सल के बीच में हो और हाइट 400 से 950 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी 10th के सर्टिफिकेट की फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है इस तरह से, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, अपलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अभी आप देख सकते हैं कि आपकी फाइल अपलोड हो चुकी है। आप क्लिक टू डाउनलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर सकते हैं कि सही फाइल अपलोड हुई है या फिर कोई इशू हुआ है। उसके बाद सबमिट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। आप सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और प्रिंट के ऊपर क्लिक करके आप इसको ड्राफ्ट के रूप में जरूर सेव कर ले, चाहे पीडीएफ के रूप में, क्योंकि ये करना जरूरी है। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आपका पेमेंट का लिंक एक्टिवेट नहीं होगा। इसके बाद आप प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और अब आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप आपकी फीस नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई यानी कि जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर फीस जमा कर देंगे और आपकी फीस सक्सेसफुल रहेगी तो गाइज आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे एंड इस प्रकार से आप लोग एमपीईएसबी हॉस्पिटल असिस्टेंट भर्ती 2026 का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कहीं पर कोई जानकारी समझ ना आई हो, कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।